हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। रात के 8 बज चुके हैं और मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर हाजिर हूं। जैसे कि आप सभी साथियों को पता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे एमसीक्यूज होते हैं या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हर एग्जाम में रिकॉल होते रहते हैं, रिवाइज होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, एक्चुअल में रिपीट होते रहते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन का हमने आपके लिए ये सेशन तैयार किया है जिसमें लगभग 25 के नियर अबाउट क्वेश्चन जो कई बार रिपीट हुए हैं आपके एग्जाम में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आज दूसरी क्लास है। कल पिछली क्लास थी, यानी कि पहली क्लास थी, जिसमें हम लोगों ने PYQ का डिस्कशन किया था। नंबर ऑफ क्वेश्चन नियर अबाउट 60 के करीब हमने डिस्कस किए थे साथियों। तो मैं चाहता हूं कि उस सेशन को भी जरूर देखें आप। आपकी प्रिपरेशन जो है वो कल से ही शुरू हो चुकी है, 11 से ही शुरू हो चुकी है। अब क्या शेड्यूल होगा हमारा, किस तरह से बाकी सेशंस आप पढ़ेंगे, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। तो देखिए, 11 मई को आपने PYQ का डिस्कशन कर लिया। आज 12 मई है। आज मॉर्निंग में आपको वन शॉट मिल गया होगा। मैंने टेलीग्राम चैनल पर लिंक शेयर कर दिया है, जैप कैब वाला टेलीग्राम चैनल और GIB_CIB बाई भास्कर सर जो मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, उन दोनों पर मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया था। तो वन शॉट आपको मॉर्निंग में मिल गया है और रात को 8 बजे 25 मोस्ट रिपीटेड MCQs का सेशन मिल जा रहा है। कल से हम चीजों को मॉड्यूल वाइज शुरू कर रहे हैं। मॉड्यूल ए का डिस्कशन होगा रात को 8 बजे आपके साथ, मिनी मैराथन मॉड्यूल ए का। मॉड्यूल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, 14 मई को रात को 8 बजे जुड़ेंगे। 15 मई को मॉड्यूल सी और 16 मई को हम मॉड्यूल डी का डिस्कशन करेंगे। 17 मई को आपका जो सेशन है वो शाम को 6 बजे शुरू होगा। अभी तक जो बाकी सेशन है वो रात को 8 बजे होंगे, जैसे कि आप फ्री हो जाएं बैंक से और फिर पढ़ सकें। लेकिन 17 मई का सेशन आपका बड़ा सेशन होगा, नियर अबाउट 3 to 4 आवर्स का सेशन होगा। तो मैं चाहता हूं कि वो शाम को 6 बजे से ही आप हमारे साथ अपने आप को जुड़ें। 18 मई को साथियों आपका एग्जाम एनालिसिस होगा, जरूर जुड़िएगा उसमें, अपने स्कोर शेयर करिएगा। और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि भाई आप सभी साथी जितने भी हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है जी, जितने लोग भी एग्जाम दे रहे हैं, सबके पेपर क्लियर हो। अब ये रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट के 4 मॉड्यूल हैं, जिसमें से जो ये 2 मॉड्यूल हैं, नंबर 1, नंबर 2, इनको नंबर इसलिए दिया गया है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, मॉड्यूल बी, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है मॉड्यूल डी। ये दोनों नियर अबाउट 60 to 70% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं आपके हर एग्जाम। मॉड्यूल ए जो है, इससे सबसे छोटा मॉड्यूल माना जाता है। 4 टोटल यूनिट्स हैं और गिने चुने 5 से 6 टॉपिक ऐसे हैं जो 2-2 क्वेश्चन के फॉर्म में आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 12 से 15 क्वेश्चन आपको मॉड्यूल ए से मिलते हैं और इस मॉड्यूल से भी नंबर खींचना बहुत आसान है। ठीक है, मॉड्यूल सी अगर बात करें, रैंक की बात करें, तो मॉड्यूल बी के बाद, मॉड्यूल डी के बाद तीसरा नंबर मॉड्यूल सी का आता है और चौथे नंबर पर हम मॉड्यूल ए को रखते हैं। शुरुआत कर रहे हैं हम सवालों की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम मॉड्यूल ए से ही शुरुआत करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आमतौर पर जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रिटेल बैंकिंग जो है उसके एडवांटेजेस बता दीजिए। रिटेल बैंकिंग के एडवांटेजेस क्या है? ठीक है जी, तो आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एडवांटेजेस ऑफ रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग के कौन से एडवांटेजेस हैं? तो अगर आपने रिटेल बैंकिंग के एडवांटेजेस एक बार समझ लिए, पढ़ लिए, तो उस पर क्वेश्चन घुमा फिरा के जो भी पूछा जाएगा आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन ये टफ नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहली बात यहां पे लिखा हुआ है, क्लाइंट बेस विल बी लार्ज। रिटेल बैंकिंग का जो कस्टमर बेस होता है वो बहुत बड़ा होता है और इसीलिए जो रिस्क होता है वो स्प्रेड हो जाता है। रिस्क क्या हो जाता है? स्प्रेड अक्रॉस द कस्टमर बेस। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेकंड ऑप्शन है कस्टमर लॉयल्टी विल बी स्ट्रॉन्ग। ये बात तो सही है, कस्टमर लॉयल्टी स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि ब्रांच बैंकिंग की अगर हम बात करें, वहां पर कस्टमर जो जुड़ा हुआ है किसी ब्रांच से तो लंबे समय तक जुड़ा रहता है, ऐसा सही बात है। लेकिन यहां पर ऑप्शन पढ़ना है हमें, विद अ गुड स्कोप फॉर क्रॉस सेलिंग। अगर कस्टमर लॉयल्टी अच्छी है तो क्रॉस सेलिंग का स्कोप बढ़ जाता है। अब अगली लाइन देखिए, एंड कस्टमर्स टेंड टू चेंज फ्रॉम वन बैंक टू अनदर वेरी ऑफन। तो अगर ऐसा हो रहा है, अब ये क्यों होता है? ये खासकर देखा जाए जिन बैंकों में सर्विसेज अच्छी मिलेगी, कस्टमर उसी की तरफ एक तरफ से उसका बोल सकते हैं झुकाव होता है कि भाई कस्टमर उसी से जुड़ना चाहता है। तो यहां पर पहली लाइन तो सही है रिटेल बैंकिंग से संबंधित एडवांटेज के तौर पर, लेकिन जब दूसरी लाइन आप पढ़ते हैं तो कस्टमर टेंड टू चेंज फ्रॉम वन बैंक टू अनदर वेरी ऑफन, तो ये एडवांटेज नहीं है, ये डिसएडवांटेज हो गया। तो यहां वाली सेकंड वाली लाइन है, ये आपका डिसएडवांटेज है ना कि एडवांटेज है। अट्रैक्टिव एंड वाइड इंटरेस्ट स्प्रेड्स सिंस कस्टमर्स आर टू फ्रेगमेंटेड टू बार्गेन इफेक्टिवली।
भाई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कस्टमर होते हैं, कस्टमर सेगमेंटेशन बहुत अलग अलग होता है, कस्टमर सेगमेंटेशन अलग अलग है, तो इस नजरिए से अलग अलग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर की जाती है। आधे घंटे बाद, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स कैन फैसिलिटेट मार्केटिंग, मास सेलिंग एंड द एबिलिटी टू कैटेगराइज सेलेक्ट क्लाइंट यूजिंग स्कोरिंग सिस्टम्स एंड डेटा माइनिंग। ये देखिए बिल्कुल सही बात है, नंबर ऑफ क्लाइंट्स देखने को मिलेंगे। तो जब हम बात करते हैं मास सेलिंग की, उसका भी स्कोप देखने को मिलता है, मार्केटिंग एंड एबिलिटी टू कैटेगराइज सेलेक्ट क्लाइंट्स यूजिंग द स्कोरिंग सिस्टम। स्कोरिंग सिस्टम की मदद से हम क्लाइंट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, उनको सर्व कर सकते हैं, एकदम सही बात है। तो बाकी सारे ऑप्शन भी सही है, यहां पर सेकंड ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। सही जवाब क्या होना चाहिए? बी ऑप्शन होना चाहिए सही। देखिए जब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो स्टेटमेंट बेस्ड मिलेंगे क्वेश्चन, थोड़ा सा रीड करना होगा। जैसे पिछले दो पेपर आपने देखे थोड़ा सा लेंदी पेपर थे, बताया जा रहा है बैंकर्स के द्वारा, तो ऐसा हो सकता है कि भाई आरबीडब्ल्यू में भी आपको लेंदी पेपर मिले, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस मिले। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो क्वेश्चन आप सही कर ले जाएंगे, बस दिमाग में इस चीज को रखना है, ठीक है। तो पहला सवाल जो है, इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है कि एडवांटेज बता दीजिए, डिसएडवांटेज बता दीजिए, रिटेल वर्सेस कॉर्पोरेट बैंकिंग के बीच में कंपैरिजन या डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं। तो ये वन टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता रहता है। तो आज का सेशन, बैंकर्स कई बार सेशन बाद में जोड़ते हैं तो वो बोलते हैं कि सर ये कौन सा मॉड्यूल चल रहा है, तो बता दूं आज हम रिपीटेड क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। आपने पहला टाइप पढ़ लिया, रिटेल बैंकिंग वर्सेस कॉर्पोरेट बैंकिंग या एडवांटेज ऑफ रिटेल बैंकिंग, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरा टाइप आपको मिलता है बिजनेस मॉडल से। किससे भाई? बिजनेस मॉडल से। बिजनेस मॉडल से सवाल मिलेगा और मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन मिलता है वो कहां से मिलता है? एसबीयू से, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। तो इसके जो फीचर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो आमतौर पर एसबीयू अप्रोच बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके द्वारा फॉलो किया जाता है, उनके द्वारा अपनाया जाता है, और ये प्रोडक्ट बेस्ड होता है, यानी कि हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर फोकस कर रहे हैं, उसकी मार्केटिंग पर, और उससे रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए एसबीयू जो यूनिट्स होती हैं इनको हम प्रॉफिट सेंटर का भी नाम देते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? प्रॉफिट सेंटर का भी नाम दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जो भी प्राइवेट बैंक देश में काम कर रहे हैं और जो फॉरेन बैंक्स हैं वो इसी अप्रोच को यूज करते हैं। सिलेक्टेड पब्लिक सेक्टर बैंक्स जस्ट लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो इस अप्रोच को फॉलो करता है। जैसे आपने देखा होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कई यूनिट्स देखी होंगी। एसबीआई कार्ड देखते हैं आप, एसबीआई म्यूचुअल फंड देखते हैं, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस देखते हैं। तो दीज आर द नंबर ऑफ सब्सिडरीज, ओके। ये एक सेपरेट यूनिट के तौर पर ऑपरेट कर रही हैं। अब यहां पर एसबीयू की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई हैं, कौन से ऑप्शन सही है। ये सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। अब देखिएगा, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का मतलब है सारे डिसीजन जो है वो पेरेंट बॉडी लेती है, टॉप मैनेजमेंट लेता है। ऐसा नहीं होता है एसबीयू में। एसबीयू एक ऑटोनोमस यूनिट होती है, और जो ऑटोनोमस यूनिट है अपने डिसीजंस खुद लेती है, स्ट्रेटेजी खुद तैयार करती है, वो फ्लेक्सिबल है अपने डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। अगर आपसे कोई पूछे सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग कौन से बिजनेस मॉडल का अप्रोच है, तो बोलेंगे डिपार्टमेंटल। जो डिपार्टमेंटल मॉडल होता है या अप्रोच होता है उसमें सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। लार्ज स्केल ऑपरेशन एंड रिजिड स्ट्रक्चर, देखिए रिजिड स्ट्रक्चर यहां पर लिखकर इस ऑप्शन को गलत कर दिया गया है। क्यों? एसबीयू जो होती हैं वो फ्लेक्सिबल, उनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक होती है फ्लेक्सिबिलिटी, अपने डिसीजंस खुद लेना और अपने स्ट्रेटेजी को बदलने में सक्षम रहना। तो ये रिजिड स्ट्रक्चर उसका एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ऑटोनोमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, देखिए हम लगातार इस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई वो सेपरेट यूनिट है, ऑटोनोमस यूनिट है और फ्लेक्सिबल है। तो सी ऑप्शन यहां पर एकदम परफेक्ट है। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। लिमिटेड कंट्रोल ओवर फैक्टर्स अफेक्टिंग, नहीं, लिमिटेड कंट्रोल नहीं होता यहां पर, फुल कंट्रोल होता है एक तरह से, ठीक है जी। लार्ज एनएफ, ऐसे लिखा होता है ऑप्शन, लार्ज एनएफ टू, लार्ज एनएफ टू कंट्रोल, टू कंट्रोल ओवर फैक्टर्स अफेक्टिंग लॉन्ग टर्म ऑफ परफॉर्मेंसेस। तो ये जो लिमिटेड कंट्रोल है ये गलत है। आपको एसबीयू के सारे फीचर यहां पर बता दिए गए, ठीक है। एसबीयू के सारे फीचर बता दिए गए। आंसर कौन सा सही है? सी ऑप्शन यहां पर एकदम परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार
जैसे एसबीयू से पूछा गया, दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है आमतौर पर डिपार्टमेंटल पूछ लिया जाता है। डिपार्टमेंटल अप्रोच क्या है, सरल भाषा में समझ लीजिए। डिपार्टमेंटल अप्रोच का मतलब ऐसा होता है कि स्पेशलाइज फंक्शन, जैसे अगर मैं बात करूं ऑडिट डिपार्टमेंट का क्या स्पेशलाइज फंक्शन है, वो ऑडिट करेगा। सेल्स मार्केटिंग का क्या फंक्शन है, वो सेल्स मार्केटिंग से संबंधित ऑपरेशंस में इन्वॉल्व रहेंगे। अकाउंट डिपार्टमेंट अकाउंट का काम करेगा, एचआर का काम करेगा। ये हर डिपार्टमेंट का स्पेशलाइजेशन है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्पेशलाइज फंक्शन के आधार पर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को सेग्रीगेट कर देता है, उस फंक्शन को या उस अप्रोच को हम डिपार्टमेंटल अप्रोच बोलते हैं। अब आपको ये जो मैंने बातें कही हैं, इसी बातों को देखना कौन सा ऑप्शन है। डिसेंट्रलाइज अप्रोच नहीं, याद रखिएगा डिपार्टमेंटल अप्रोच में सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग सिस्टम होता है, डिसीजन टॉप मैनेजमेंट ही लेता है और उसे पूरा थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन टॉप टू बॉटम फॉलो किया जाता है। तो याद रखिएगा डिपार्टमेंटल अप्रोच में टॉप टू बॉटम डिसीजंस को फॉलो किया जाता है। तो ये डिसेंट्रलाइज अप्रोच लिखा है, गलत है। एन अप्रोच दैट इंटीग्रेट्स ऑल फंक्शंस इनटू अ सिंगल डिपार्टमेंट, देखिए सिंगल डिपार्टमेंट, ऑल फंक्शंस इनटू अ सिंगल डिपार्टमेंट। हम बात कर रहे हैं अलग अलग फंक्शन के आधार पर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ये एकदम उसके उलट बातें की जा रही है यहां पर, ये ऑप्शन भी गलत है। अ स्पेशलाइज्ड फंक्शनल अप्रोच विद सेग्रीगेटेड डिपार्टमेंट्स, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एन अप्रोच दैट एलिमिनेट्स दैट नीड फॉर मैनेजर्स एंड अ चेन ऑफ कमांड, नहीं, जब भी हम डिपार्टमेंटल अप्रोच की बात करते हैं तो वहां पर चेन ऑफ कमांड फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज नॉट। तो देखिए यहां पर आप मॉड्यूल ए से संबंधित बहुत सारी बातें पढ़ ले रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में मॉड्यूल ए से चीजें एकदम क्लियर है कि ये चीजें आनी है। अब वो कौन सा बिजनेस है, विच बिजनेस आर मोस्ट लाइकली टू अडॉप्ट अ बॉटम अप अप्रोच। अब देखिए अभी तक हम बात कर रहे थे कि सेंट्रलाइज्ड सिस्टम का मतलब होता है कि हम टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करते हैं, ऊपर से डिसीजन ले जाते हैं, नीचे तक उसे एज ए डायरेक्शन एज ए फॉलो करना होता है, ठीक है। यहां पर बातें की जा रही है बॉटम अप्रोच डिसीजन मेकिंग में किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है। लार्जर कॉर्पोरेशन बिल्कुल नहीं, वो टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करती हैं, जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच होता है। स्टार्टअप्स, नई जो संस्थाएं होती हैं, नई कंपनियां होती हैं, वो फॉलो कर सकती हैं। न्यूली एस्टेब्लिश्ड बिजनेस चांसेस बन सकते हैं। गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस नहीं, ये सेंट्रलाइज अप्रोच होता है, टॉप टू बॉटम, टॉप डाउन अप्रोच। स्मॉलर बिजनेसेस विद अ फ्लैट स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। छोटे बिजनेसेस और स्टार्टअप जो हैं वो बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को और फीडबैक रिसीव करना, जो भी एक तरह से सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं या जो भी ग्राउंड लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, उनके भी फीडबैक रिसीव करना और उसके आधार पर अपने ऑपरेशंस को बेहतर बनाने की कोशिश करना। तो यहां पर बी और डी ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं, और देखते हैं ऑप्शन बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आ चुका है। अब देखिए स्टार्टअप्स एंड स्मॉल बिजनेसेस आर मोस्ट लाइकली टू अडॉप्ट अ बॉटम अप अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग। दिस इज बिकॉज दे ऑफन हैव अ smaller team, more flexible structure, allowing for easier communication and input from all levels. Large businesses, on the other hand, often favor a top-down approach. तो बड़ी organizations top-down approach को follow करती है। Bottom up management is the opposite to the top-down approach. तो एकदम opposite होता है bottom up approach, जो होता है top-down management से different होता है एकदम, ठीक है। यहां पर बातें आपको मेन बातें बता दी गई हैं। अब आपके एग्जाम में एसबीयू और डिपार्टमेंटल अप्रोच से संबंधित डिफरेंसेस भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ओके। तो 5वां क्वेश्चन आपके सामने है, 5th क्वेश्चन आपके सामने साथियों, 5वां सवाल आपके सामने है। ऑपरेशनल रिस्क इन होलसेल बैंकिंग कैन अराइज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज। आपके आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क से संबंधित एक क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछा गया है। अब रिस्क की बात करें तो भाई हम बेसिकली जो बड़े रिस्क हैं, क्रेडिट रिस्क, बिजनेस रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है।
भाई बैंक के द्वारा मार्केट में लोन एडवांसेस दिए गए हैं और रीपेमेंट नहीं आ रहा है, तो ये कौन सा रिस्क है? ये रिस्क है क्रेडिट रिस्क। बिजनेस रिस्क वो रिस्क होता है जहां पर स्ट्रेटेजी सॉलिड ना हो, फुल प्रूफ प्लानिंग ना हो। मार्केट रिस्क, मार्केट में फ्लक्चुएशंस हैं और इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आने के कारण मार्केट रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क की जब भी हम बात करते हैं तो ये बेसिकली जिस कारण से होता है वो होता है ह्यूमन एरर एंड सिस्टम फेलियर्स, फ्रॉड। ठीक है, ह्यूमन एरर में फ्रॉड भी आता है शामिल, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ह्यूमन एरर एंड सिस्टम फेलियर्स द मेन रीजन। ठीक है, आगे हाउ डिड द हाई लेवरेज रेशियो। अब देखिए आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन लेवरेज से जरूर बनेगा, लेवरेज से एग्जाम में एक क्वेश्चन बनेगा पक्का। लेवरेज रेशियो हमने कल वाले सेशन में डिस्कस किया था, आज फिर से हम बात कर लेते हैं इस पर। लेवरेज समझिए ऐसे कि मेरा बिजनेस है, मेरे पास रिटेन अर्निंग्स भी हैं, मतलब मैं जो प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं वो मैं संभाल के बैंक में रख रहा हूं। ठीक है, मेरे पास असेट्स भी हैं, लेकिन अपने बिजनेस में मैं अपना रिटेन अर्निंग भी यूज नहीं कर रहा हूं, मैं अपने असेट्स भी यूज नहीं कर रहा हूं, मैं मार्केट से बोरो करके वर्किंग कैपिटल, एक तरह से वर्किंग रिक्वायरमेंट जो है मेरी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं पूरी कर रहा हूं, तो दिस इज नोन एज लेवरेज। ठीक है, अब सोचिए अगर मेरे ऊपर ज्यादा लेवरेज है, मैं ज्यादा मार्केट से बोरो कर रहा हूं, बहुत बोरो कर रहा हूं मार्केट से, और फिर अपना काम कर रहा हूं, मार्केट में कोविड-19 जैसी कोई दिक्कत आ गई, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, तो इसका मतलब अब अचानक से मेरे ऊपर रिस्क, अचानक से मेरे को दिक्कतें होंगी, मेरे ऑपरेशंस बंद, बिजनेस ऑपरेशंस बंद हो जाएंगे, मेरा फाइनेंशियल रिस्क मेरे सामने आ सकता है, और ये एक तरह से मुझे मेरे बिजनेस को कोलैप्स कर सकता है क्योंकि मेरे पास लाइबिलिटीज ज्यादा आ जाती हैं। तो यहां पर सवाल उसी से संबंधित है, हाउ डिड द हाई लेवरेज रेशियो कंट्रीब्यूट टू लेमन ब्रदर्स बैंकरप्सी। तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है वो लेवरेज रेशियो से संबंधित कई बार रिपीट होता रहता है, लेवरेज से संबंधित सवाल आपको मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, इट कॉज्ड अ डिक्रीज इन इट्स कस्टमर बेस, बिल्कुल गलत, कस्टमर बेस से संबंधित यहां पर कोई बातें डायरेक्टली रिलेट नहीं कर रही हैं। इट मेड द बैंक टू कंजर्वेटिव इन इट्स इन्वेस्टमेंट लीडिंग टू लोअर प्रॉफिट्स। ठीक है, इट एम्पलीफाइड द लॉसेस, देखिए लॉसेस को एम्पलीफाई किया जा रहा है, हो जाएगा, इनकर्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस। अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया तो ऑब्वियसली बात है नुकसान, जो लॉसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और इसके कारण एक रिस्क क्रिएट होगा जो कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को इंसॉल्वेंसी की तरफ धकेलता है। और यही रीजन थे लेमन एंड ब्रदर बैंकरप्सी का सबसे बड़ा। लेवरेज बहुत ज्यादा था, उसका लेवरेज रेशियो बहुत ज्यादा था, और जब 2008 का क्राइसिस आता है तो बैंक के पास जो भी अपनी कैपिटल होती है उसके मार्केट में उसके असेट्स की वैल्यू घटती है और कैपिटल वॉश आउट हो जाता है उसका। इससे क्या होता है, बैंक बैंकरप्ट हो जाता है, इंसॉल्वेंट होता है फिर, और इसे सबसे बड़े क्राइसिस के तौर पर देखा जाता है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल, आपको एक क्वेश्चन आपको पक्का एग्जाम में आरओए या फिर आरओई से संबंधित मिलता है, तो रिटर्न ऑन असेट और रिटर्न ऑन इक्विटी से संबंधित सवाल देखने को मिलेगा। न्यूमेरिकल तो बदलते रहेंगे, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि भाई क्या क्वेश्चन बार बार आता है। तो रिटर्न ऑन असेट एग्जाम में जरूर सवाल बनाता है, नेट इनकम डिवाइड बाई, नेट इनकम डिवाइड बाई एवरेज टोटल असेट्स। अब आपको एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल में एवरेज टोटल असेट ना देकर केवल टोटल असेट दे दिया गया तो घबराना नहीं है, ये छुपा लीजिएगा, टोटल असेट रख दीजिएगा, सेम फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, जब भी आपसे कोई बोले कि अगर नेट इनकम आपको डायरेक्टली नहीं दिया गया है, आपको दिया गया है फी इनकम दे दिया गया है, आपको दे दिया गया है नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट इनकम, ठीक है जी, आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे दिए गए हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो जो ये नेट इनकम है उसका फॉर्मूला यही है, पी इनकम प्लस नेट इंटरेस्ट इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और अगर एवरेज टोटल एसेट नहीं है तो नीचे क्या हो जाएगा, टोटल एसेट हो जाएगा, वही दिया गया है, नेट इनकम दिया गया है बैंक का, ये दिया गया है आपका 10 लाख, और टोटल असेट दिया गया है वो कितना दिया गया है आपका 2 करोड़। व्हाट इज द रिटर्न ऑन असेट, रिटर्न ऑन असेट क्या होगा? ठीक है, फटाफट कैलकुलेट करिए, सही जवाब क्या है, करेक्ट आंसर क्या है?
ठीक है, तो नेट इनकम कितना है आपका? फाइव परसेंट आ जाएगा 100, तो कितना आंसर आएगा आपका? 5%। ठीक है, तो अगर ये तो रिटर्न ऑन असेट का फॉर्मूला हो गया। अब मान लीजिए आपको दे दिया गया रिटर्न ऑन इक्विटी का क्वेश्चन, न्यूमेरिकल रिटर्न ऑन इक्विटी का आ गया, आरओई का। आरओई का आपको न्यूमेरिकल दिया गया है और आरओई होता क्या है? लेवरेज रेशियो, ये दे दिया गया। ठीक है, आपको एग्जाम में रिटर्न ऑन असेट दे दिया गया इतना, आपको लेवरेज रेशियो दे दिया गया और आपसे बोल दिया गया रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करिए, तो इसका फॉर्मूला ये है। लेकिन मान लीजिए कि आपको डायरेक्टली रिटर्न ऑन असेट ना दिया गया, आपको नेट इनकम दे दिया गया, टोटल असेट दे दिया गया, टोटल असेट दे दिया गया, और फिर बोला जाए कि आपको रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करनी है, तो कुछ नहीं करना, आपको आरओए कैलकुलेट करना है, नेट इनकम डिवाइड बाय टोटल असेट, और आपको लेवरेज रेशियो गिवन है, तो सिंपली आपको ये वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। न्यूमेरिकल ज्यादा टफ नहीं होगा, बस आपको बेसिक बातें क्लियर होनी चाहिए और आप आसानी से उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, ओके साथियों, अब हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पक्का आता है, पीएमएवाई प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। इस योजना को लॉन्च किया गया 25 जून 2015 को। ठीक है जी, पहले इसका टारगेट था कि दिसंबर 2000 पहले टारगेट था 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल, फिर सरकार ने इसको दिसंबर 2024 तक एक्सटेंड किया, फिर बजट में अनाउंसमेंट किया गया कि भाई हम प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 स्कीम ला रहे हैं। ठीक है, तो ये स्कीम कंटिन्यू चल रही है। अब इससे संबंधित आपके सामने क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना इज नॉट अवेलेबल। ये एग्जाम में इससे संबंधित आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, मैं कल भी पढ़ा चुका हूं आपको कि भाई वो क्वेश्चन कई टाइप का हो सकता है। यहां पर जो क्वेश्चन है वो सोसाइटी के किन किन सेक्शंस को ये लाभ मिलता है, यहां लिखा है नॉट अवेलेबल, सोसाइटी की कौन सी वो सेक्शन है जिनको ये सुविधा नहीं मिलती है। आंसर करिए फटाफट, करेक्ट आंसर यहां पर क्या है, सही जवाब क्या है? जब हम बात करेंगे सोसाइटी का वो कौन से सेक्शन है जिनको ये लाभ नहीं मिलता है, तो भाई देखिए ईडब्ल्यूएस को मिलता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को मिलता है, एलआईजी को मिलता है। एलआईजी फर्स्ट कोई कैटेगरी नहीं है, एमआईजी फर्स्ट है और एमआईजी सेकंड है, यानी कि सोसाइटी का वो कौन सा सेक्शन है भाई, ये सेक्शन है ही नहीं। ठीक है, तो इस चीज को एकदम क्लियर, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अगली बात। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए एलआईजी का इनकम लेवल क्या होना चाहिए, कोई भी फैमिली एलआईजी कैटेगरी में है तो उसका इनकम लेवल क्या होगा, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको ये इनकम लेवल पता होना चाहिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उसके लिए इनकम लेवल अप टू ₹3 लाख की है, 3 से 6 लाख एलआईजी, 6 से 12 लाख एमआईजी फर्स्ट, 12 से 18 लाख एमआईजी सेकंड। तो ये इनकम लेवल याद रखनी है आपको। देखिए है तो बातें छोटी छोटी, लेकिन कई बार दिमाग से स्किप हो जाती है। अब वो अलग अलग बातें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये सोसाइटी के सेक्शन ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी फर्स्ट और एमआईजी सेकंड। ठीक है, इनकम क्राइटेरिया आपको पता है, ईडब्ल्यूएस अप टू 3 लाख, 3 से 6 लाख एलआईजी, 6 से 12 लाख एमआईजी फर्स्ट, 12 से 18 लाख एमआईजी सेकंड। अब इनको जो सब्सिडी मिलती है, जो भी लोन मिल रहा है उसमें सब्सिडी मिलती है, सब्सिडी 6.5%, 6.5% ईडब्ल्यूएस और एलआईजी दोनों को सेम है, 4% एमआईजी फर्स्ट और 3% एमआईजी सेकंड को मिलती है। सब्सिडी से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। जो मैक्सिमम टेन्योर होगा लोन का वो 20 वर्ष हो सकता है, सबके लिए 20 वर्ष।
उसके हिसाब से फिर आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है, लेकिन नियम में 20 ईयर्स दिया गया है। ठीक है, तो लिखा हुआ है लोन टेन्योर कैन बी लॉन्गर देन द टेन्योर फिक्स फॉर सब्सिडी डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट डिजाइन बाय पीएलआई। आगे अगली बात, मैक्सिमम लोन किस कैटेगरी को कितना, किस सोसाइटी के किस सेक्शन को कितना मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 6 लाख तक का लोन, एलआईजी को भी 6 लाख, एमआईजी फर्स्ट 9 लाख और एमआईजी सेकंड को 12 लाख, ये पूछा जा सकता है। अगली जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कारपेट एरिया। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कारपेट एरिया। ठीक है, तो ये मैं एक बार 6 लाख लिख दे रहा हूं, अगर थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा हो, 6 लाख, 9 लाख एंड 12 लाख। ठीक है, मैक्सिमम कारपेट एरिया की बात करें अगर, तो कारपेट एरिया ईडब्ल्यूएस के लिए 30 स्क्वायर मीटर है। कितना है, 30 स्क्वायर मीटर। 60 स्क्वायर मीटर जो है वो एलआईजी के लिए है, 120 स्क्वायर मीटर एमआईजी 1 और 150 स्क्वायर मीटर एमआईजी 2 के लिए है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में इन 5.5 से 6 पॉइंट बनते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में। इससे संबंधित सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है एग्जाम में, ये महा रिपीट होने वाला क्वेश्चन, महा रिपीट होने वाला क्वेश्चन मतलब कई बार पूछा गया है। ठीक है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो, देश में पहला एटीएम कौन से बैंक के द्वारा सेटअप किया गया था, तो बहुत ही बेसिक सा आंसर है एचएसबीसी बैंक। कब, 1987। कहां पर, मुंबई में। अब ये भी याद कर लीजिएगा, ये भी याद कर लीजिएगा, पूछ लिया जाए तो, है ना। अगला क्वेश्चन, 12वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर द ट्रिगर ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो से संबंध, ऑपरेटिंग रिस्क से संबंधित सवाल हम पढ़ चुके हैं भाई। ये जरूर से जरूर जो एम्प्लॉइज हैं बैंक के, ठीक है, उनके द्वारा कोई ह्यूमन एरर हो रहा है, कोई फ्रॉड हो रहा है, ठीक है, या सिस्टम फेलियर्स के कारण कोई दिक्कत हो रही है, तो ऑपरेटिंग रिस्क आमतौर पर इसी प्रकार से अराइज होते हैं। तो ऑपरेशन फेलियर्स, फ्रॉड्स, ये रीजन होंगे। अगर आपसे कोई पूछ ले बताइए बिजनेस रिस्क कैसे होता है, तो बिजनेस रिस्क फुल प्रूफ प्लानिंग ना होना, प्रॉपर स्ट्रेटेजी ना होना, इसके कारण आपको बिजनेस में रिस्क हो सकता है। मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट्स के कारण। और अगर हम बात करें क्रेडिट रिस्क, ये होता है आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो जनरेट होते हैं, यानी कि रीपेमेंट ऑफ लोन ना होना। इस प्रकार का एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको। मैं चारों बेसिक टाइप के रिस्क आपको पढ़ा चुका हूं। अगला सवाल, 13वां सवाल आपसे फादर ऑफ एआई पूछा गया है कई बार। ये सेशन क्या है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन सेशन। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं यहां पर। फादर ऑफ एआई जॉन मैकार्थी, है ना, फादर ऑफ एआई जॉन मैकार्थी। अब एआई बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे डेफिनेटली, 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। एआई बेस्ड क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिलेंगे। आपसे पूछ लिया जाएगा जो बैंक्स आजकल चैटबॉट, है ना, चैटबॉट यूज कर रहे हैं बैंक्स कस्टमर सर्विस को दुरुस्त करने के लिए, क्विक रिस्पॉन्स के लिए चैटबॉट का इस्तेमाल हो रहा है। हर बैंक अपना चैटबॉट तैयार कर चुका है। चैटबॉट में कौन से एआई का इस्तेमाल करते हैं, तो आमतौर पर चैटबॉट में जनरेटिव एआई यूज किया जाता है, जनरेटिव एआई। अब एआई का इस्तेमाल केवल कस्टमर सर्विस के लिए नहीं, बल्कि साइबर सिक्योरिटी एंड कस्टमर प्रोटेक्शन में भी यूज किया जा रहा है। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई बैंक में अगर हम बात करें जमीनी स्तर पर एआई कहां कहां इस्तेमाल हो रहा है, तो वॉइस रिकॉग्निशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, आपका फेस रिकॉग्निशन में इस्तेमाल हो रहा है एआई, ये सब इन सब जगहों पर इस्तेमाल हो रहा है। तो एआई का यूज पूछा जा सकता है बैंकिंग में कहां कहां पर किस तरह से यूज किया जाता है। एआई से जुड़ा हुआ चैप्टर आपका मॉड्यूल बी में आता है और वहां से एग्जाम में 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक है साथियों, अगला सवाल 14 क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा जा रहा है यहां पर कि सर्विसेज, वो कौन सी सर्विस है जो कि ऑफर नहीं की जाती है इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जब आप मॉड्यूल डी पढ़ेंगे, मॉड्यूल डी में आपका एक यूनिट है जहां पर इन्वेस्टमेंट बैंक्स या बैंकिंग वर्सेस प्रॉफिट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, इससे संबंधित जानकारी दी गई है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जब भी हम बात करते हैं तो ये उन क्लाइंट्स को सेवा देता है जिनके पास पैसे नहीं, एक तरह से समझिए जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट है।
जैसे कोई गवर्नमेंट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंस्टीट्यूशन है, उसको फंड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो फंड रेज करने का काम क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट बैंक करेगा। या फिर एडवाइजरी सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा? इन्वेस्टमेंट बैंक करेगा। एडवाइजरी सर्विसेज किसमें? मर्जर एंड एक्विजिशन में, टेक ओवर्स में, इन सब। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का काम क्या है? ये अपने स्पेशल क्लाइंट जो होते हैं, क्लाइंट्स को उनके असेट मैनेजमेंट से संबंधित सेवाएं देते हैं, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक की, तो इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो आपको अंडर राइटिंग सर्विस देगा कैपिटल रेजिंग के लिए। M&A यानी कि मर्जर एंड एक्विजिशन, किसी कंपनी का एक्विजिशन किया जा रहा है, किसी कंपनी को मर्ज किया जा रहा है, उससे संबंधित एडवाइजरी देता है। सेल्स एंड ट्रेडिंग इन सेकेंडरी मार्केट्स। असेट मैनेजमेंट, देखिए लिखा, असेट मैनेजमेंट फॉर इंडिविजुअल इन्वेस्टर से संबंधित असेट मैनेजमेंट वाला काम यहां पर नहीं। ठीक है। 15वां सवाल, डिफरेंस बिटवीन पीएमएस एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बात मैंने बता दी। इन्वेस्टमेंट बैंक जो होता है ये गवर्नमेंट को, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को, इंस्टीट्यूशंस को फंड रेजिंग में हेल्प करता है, कैपिटल रेज करता है इनके लिए। एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा मर्जर एंड एक्विजिशन में, टेक ओवर्स में। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज की बात करें तो क्लाइंट्स को, वेल्दी जो इंडिविजुअल्स हैं उनको एक तरह से वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये पीएमएस का काम है। अब कोई इंडिविजुअल पीएमएस सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, पीएमएस सर्विस लेना चाहता है, तो उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो कितना होना चाहिए? मिनिमम इन्वेस्टमेंट का है 50 लाख। अब जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि जो मैनेजर है, पोर्टफोलियो मैनेजर, इसके लिए क्राइटेरिया कितने का है? नेटवर्थ का क्राइटेरिया है 5 करोड़ का। ये कुछ बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से संबंधित आपसे केस स्टडी भी पूछी जा सकती है, इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सीआरएम से संबंधित इस प्रकार का सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। ऑफरिंग बैंकिंग सर्विसेज थ्रू डायरेक्ट चैनल्स लाइक ब्रिक्स एंड मोर्टार। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मेनली टारगेट क्या करता है? इसका एम क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है? बैंकिंग सर्विसेज को ऑफर करना फिजिकल ब्रांचेस के माध्यम से। भाई लिखा क्या हुआ है? लाइक ब्रिक्स एंड मोर्टार ब्रांचेस, केवल इन्हीं के माध्यम से सर्विस प्रोवाइड करना, ये तो ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब यहां पर लिखा जा रहा है केवल डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करना, ये भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑफरिंग बैंकिंग सर्विसेज थ्रू राइट मिक्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चैनल्स, तो दोनों का मिक्सचर चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चैनल्स। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सीआरएम से क्वेश्चन मिलेगा आपको, मे बी ऐसा केस स्टडी वाला सवाल मिल जाए। ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इस प्रकार के बैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन, पैरा बैंकिंग, शैडो बैंकिंग, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो होता क्या पैरा बैंकिंग? पैरा बैंकिंग क्या है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स बाय रिटेल बैंक्स ऑफरिंग बैंकिंग सर्विसेज टू कस्टमर बियॉन्ड रेगुलर बैंकिंग आवर्स। देखिए, ऐसे ऑप्शंस जो इररिलेवेंट हो उनको तुरंत एलिमिनेट करिए। अगर आप किसी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और आप सही जवाब तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप इस प्रकार की एक तरह से अप्रोच को यूज कर सकते हैं कि रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दीजिए। प्रोवाइडिंग लोन्स एंड क्रेडिट टू कस्टमर्स विद लो क्रेडिट स्कोर, जिनके क्रेडिट स्कोर लो है उनको लोन्स प्रोवाइड करना, गलत। अलाउइंग कस्टमर्स टू ओपन बैंक अकाउंट्स विदाउट द नीड फॉर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, प्रॉपर केवाईसी के लोन प्रोवाइड कर दो, नहीं। पैरा बैंकिंग का मतलब है एक तरह से यहां पर जो बेस्ट ऑप्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स बाय रिटेल बैंक्स। हमारे बैंक जो हैं वो एजेंट का रोल प्ले करते हैं, कॉर्पोरेट एजेंट का रोल प्ले करते हैं। जब भी वो इंश्योरेंस सेवाएं देते हैं या म्यूचुअल फंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उसका एक कमीशन मिलता है उनको। पर जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल हो रहा है मार्केट में या म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट सेल हो रहा है मार्केट में, उसके माध्यम से। 18वां सवाल, एक क्वेश्चन इस टाइप का आपको मिलेगा पक्का। एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, जैसे यहां पर जो बातें चल रही हैं वो 2-in-1 अकाउंट की चल रही है। कैसे चलिए? 2-in-1 अकाउंट की, ठीक है, 2-in-1 अकाउंट की चल रही है। अब 2-in-1 अकाउंट में जो रिवर्स स्वीप फैसिलिटी है, रिवर्स स्वीप फैसिलिटी जो है, इसकी बात की जा रही है। एप्लीकेबल ऑन लीफो, लीलो, फीफो, फिलो, सही जवाब क्या है? तो यानी कि इस टाइप के अकाउंट में किस टाइप का प्रोसेस काम करता है? तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि मतलब जो आखिरी में आपका एक्सेस अमाउंट आया है वही विड्रॉ किया जाएगा। तो लीफो, यहां पर लीफो बेसिस पर काम हो रहा है।
किस पर हो रहा है, लीफो पर। अब देखिए मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं, ये हम इस समय डिस्कशन कर रहे हैं मॉड्यूल बी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मॉड्यूल बी की बात कर रहे हैं। और मॉड्यूल बी में हम बात कर रहे हैं रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स की, अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। तो माइनर अकाउंट से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है, माइनर अकाउंट्स की संबंधित क्वेश्चन बन सकता है, इन ऑपरेटिव अकाउंट जो होते हैं आपके, ठीक है जी। डीमैट अकाउंट से जुड़ा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, इनसे जुड़ी हुई बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये वेल्थ मैनेजमेंट मॉड्यूल डी से संबंधित क्वेश्चन है। हर बार एक क्वेश्चन यहां पर इससे संबंधित पूछ लिया जाता है, REIT से संबंधित। रेरा एक्ट है, अब रेरा एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। साथ साथ में ये जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, ये करते क्या है, किस प्रकार की कंपनी होती है। इज अ कंपनी दैट ओन्स एंड इन मोस्ट केसेस ऑपरेट्स इनकम प्रोड्यूसिंग रियल एस्टेट, यानी कि रियल एस्टेट बिजनेस से इनकम जनरेट करना। REIT owns many types of real estate including offices, apartment buildings, studios, warehouses, hospitals, shopping centers, hotels and commercial forest। तो REIT के बारे में पता होना चाहिए कि किस प्रकार की कंपनियां होती हैं भाई इसके अंतर्गत, ठीक है। ये वेल्थ मैनेजमेंट में एक इन्वेस्टमेंट का सोर्स है, एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। तो जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स माने जाते हैं उसमें REIT भी एक इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। 20वां सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि देश में पहला क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा इशू किया गया था, कौन सा बैंक। तो याद रखेगा, हमने कल ही पढ़ा था इसके बारे में, सिटी बैंक के बारे में। और अगली बात साथियों, इस बैंक को किसने एक्वायर कर लिया, इस बैंक को एक्सिस बैंक के द्वारा एक्वायर कर लिया गया। किस बैंक ने, एक्सिस बैंक ने एक्वायर, ठीक है। 11,603 करोड़ रुपए, अमाउंट तो पूछा नहीं जाएगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मार्जिन से संबंधित पक्का पूछा जाएगा, वो फर्स्ट हाउस का हो सकता है, होम लोन हो सकता है, वो होम डेकोर लोन का हो सकता है, वो आपसे पूछा जा सकता है आप इंप्रूवमेंट लोन की बात, होम इंप्रूवमेंट लोन का हो सकता है। तो मार्जिन पूछा सकता है, एजुकेशन लोन का। तो मार्जिन से संबंधित एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, ये पूछा जाता है और बेसिक सा न्यूमेरिकल पूछा जाता है इसी प्रकार का कुछ। यहां पर पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द मार्जिन फॉर द फर्स्ट हाउस, पहले हाउस के लिए, वही कोई इंडिविजुअल है पहली बार होम लोन लेने जा रहा है, तो उसके लिए मार्जिन क्या होगा पहले मकान के लिए। 30 लाख तक का लोन है तो 10% का मार्जिन है। 30 लाख से लेकर 75 लाख 20% का मार्जिन, 75 लाख 25%। अब यहां पर सही ऑप्शन क्या है, तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है। अगर 30 लाख तक का लोन है तो उसे 10% का मार्जिन देना है। 30 लाख से ऊपर 75 लाख तक का है तो 20% का, मोर देन 75 लाख है तो 25% का मार्जिन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब सारे के सारे ऑप्शन सही, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, ठीक। अब अगर हम होम इंप्रूवमेंट लोन की बात करें, होम डेकोर लोन की बात करें, तो वहां पर मार्जिन क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। तो देखिए यहां पर जानकारी दी गई, अप टू 30 लाख 10% मार्जिन, 30 लाख से 75 लाख 20%, अबव 75 लाख 25% का मार्जिन। अब एग्जाम में यहीं से पूछ लिया जाता है एलटीवी, एलटीवी क्या हो, लोन टू वैल्यू। अगर 10% का मार्जिन है तो मैक्सिमम 10% का मार्जिन है तो मैक्सिमम 90% आपका एलटीवी हो जाएगा, 10% क्या हो जाएगा, मार्जिन हो जाएगा। अगर आपका 20% का मार्जिन है तो यहां पर मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 80% एलटीवी हो जाएगा। और अगर 25% का मार्जिन है तो आपका 75% आपका एलटीवी हो जाएगा, लोन टू वैल्यू। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि भाई बताइए एलटीवी कितना होगा। एक क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आया है कई बार, बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल होता है। तो मेरा यह कहना है कि भाई आपकी नजर इन आसान सवालों पर भी होनी चाहिए। एग्जाम में मान के चलिए 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इजी टू मॉडरेट वाले होंगे, तो सबसे पहले उन्हीं पे टारगेट करना है आपको। आपको पूरा पेपर विजिट करना, पूरा पेपर एक बार देखना होता है। आसान क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, लेंथी क्वेश्चन में फंसना कम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है इस टाइप का। अब यहां पर पूछा जा रहा है और ये किससे संबंधित है, ये मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी से जुड़ा हुआ है। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी पूछा जा रहा है कि रिटेल गोल्ड लोन, अब रिटेल गोल्ड लोन आपकी किस नीड से जुड़ा हुआ है। गले में सोने की चेन पहननी है, 9 लाख का हार पहनना है, अंगूठियां हाथों में होनी चाहिए, ये क्या है एक प्रकार का, ये समाज में आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो
कि आपके पास पैसा है यहाँ पर, है ना। तो ये समाज में अगर पड़ोसी ने लिया तो आपको भी चाहिए, तो ये सोशल नीड आ जाती है। समाज में बराबरी करनी है आपको, पड़ोसी ने किया तो आपके पास भी होनी चाहिए। तो रिटेल गोल्ड लोन जो है ये किस फिजियोलॉजिकल में तो आएगा नहीं, बेसिक नीड में तो आएगा नहीं, सेफ्टी सिक्योरिटी में भी नहीं आएगा, ये आपका आएगा सोशल नीड पे। किस में आएगा? सोशल नीड। ठीक है, ये 5 स्टेजेस याद रखनी है। ऑटोनोमी वाला स्टेज कौन सा? टॉप, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। रिकॉग्निशन चाहिए आपको, पावर अथॉरिटी चाहिए, एस्टीम, लव एंड बिलोंगिंग, सोशल नीड समाज में आपको, होम लोन, ठीक है जी, रिटेल गोल्ड लोन, कार लोन, ये सब इसमें आएगा सोशल नीड। इस वाले स्टेज को आप सोशल नीड का भी नाम देते हैं, सोशल नीड का भी नाम देते हैं। सेफ्टी को सिक्योरिटी नीड भी बोलते हैं। ठीक है, 23वां सवाल, मार्केटिंग मिक्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड हमेशा हर पेपर में आरबीडब्ल्यूएम के मार्केटिंग मिक्स से संबंधित क्वेश्चन मिलता है, पक्का मिलता है। पूछा जा रहा है कि यहां पर कौन सा ऑप्शन है मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट से संबंधित जो सही नहीं है। तो मार्केटिंग मिक्स के कितने एलिमेंट्स हैं भाई? 7 पीस हैं, 7 पीस हैं। जब भी कोई बैंक कोई प्रोडक्ट डेवलप करता है तो उसकी कोशिश ये होती है कि मार्केटिंग मिक्स की ये जो 7 एलिमेंट्स हैं इनका एक कॉम्बिनेशन, ठीक है जी, ये सारी खूबियां उसके अंदर शामिल हो। प्रोडक्ट प्राइस, इस सारी बातों का ध्यान रखा जाए। तो प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट होगा तो उसकी प्राइस होगी, उसका प्रमोशन किया जाएगा, किसी पर्टिकुलर प्लेस से संबंधित होगा, लोग जुड़े होंगे उससे, प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, फिजिकल एविडेंस। कई बार एग्जाम में क्या पूछा जाता है, फिजिकल एविडेंस से आप क्या समझते हैं? फिजिकल एविडेंस का मतलब है कि जैसे कि आप कोई चीज लॉन्च कर रहे हैं, उसका डिजिटली प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन वो चीज जमीनी स्तर पर कस्टमर को एक्सपीरियंस करना भी जरूरी है, एक्सपीरियंस कराना भी जरूरी है। जब तक कस्टमर उसे एक्सपीरियंस नहीं करेगा, ठीक है जी, तब तक वो उस चीज से सेटिस्फाइड नहीं हो। तो फिजिकल एविडेंस का मतलब है जमीनी स्तर पर उन चीजों को उतारना। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स मार्केटिंग मिक्स से संबंधित हैं, इनको याद रखना है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता जरूर है। ये देखिए, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, फिजिकल एविडेंस, पीपल एंड प्रोसेस, 7 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स, 7 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ठीक है साथियों, 24वां क्वेश्चन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से क्वेश्चन आता है। हमने कल भी बात की थी कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल 4 स्टेजेस आते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लोग उसके बारे में जानेंगे तो सेल बढ़ेगी, थोड़ी सी ग्रो होगी, बट वो ब्रेक इवन तक पहुंच सकती है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी जनरेट कर सकती है। जब उसके बारे में लोग ज्यादा जान जाएंगे, उसके फीचर्स के बारे में पता चलेंगे, तो सेल्स पीक पर पहुंचेगी, जिसे बोलते हैं मैच्योरिटी। तो यहां पर पूछा जा रहा है वो कौन सा स्टेज है भाई जहां पर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कौन सा स्टेज है, सेल पीक पर पहुंच जाती है एंड कंपटीशन, बहुत ही घना कंपटीशन होता है, विद प्रॉफिट मार्जिन बिगिनिंग टू डिक्लाइन। ठीक है, तो भाई सेल पीक पर कब होती है? सेल पीक पर होती है कब बताइए? विद प्रॉफिट मार्जिन बिगिनिंग टू डिक्लाइन। तो भाई ये है आपका मैच्योरिटी वाला, कौन सा है? मैच्योरिटी। देखिए, मैच्योरिटी पीक पर होता है और फिर सेल्स मार्जिन बिगिनिंग टू स्टार्ट टू डिक्लाइन, थोड़ा सा डिक्लाइन भी होता है, तो मैच्योरिटी फेज है आपका। ठीक है, 25वां सवाल, मोस्ट रिपीटेड की बात कर रहा हूं मैं, ये सेशन आपका मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू से संबंधित है, तो कृपया मत समझिएगा किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल पर फोकस कर रहे हैं हम लोग। मॉड्यूल 1 कल, हाँ एक बार फिर से, मॉड्यूल 1 का डिस्कशन कल होगा रात को 8 बजे। जबरदस्त एमसीक्यूज, टफ एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल के साथ में हम कल जुड़ रहे हैं रात को 8 बजे, तो जरूर जुड़िएगा साथियों। द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग कंप्राइजेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस? मार्केटिंग एनालिसिस, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, कंट्रोल, रिव्यू एंड अपडेशन। अभी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं कि सारे सही हैं, ABCDE। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो आंसर लगा देंगे ABCD, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आप बैंक मार्केटिंग की बात करते हैं तो उसमें ऊपर के 4 स्टेप होते हैं, ये गलत है। कंट्रोलिंग ही रिव्यू होता है, कंट्रोल में ही आप रिव्यू कर रहे हैं, तो ABCD ऑप्शन आपका सही है। ये क्वेश्चन रिपीट होता है कई बार। ऐसे ही न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में स्टेजेस की बात करें तो वो 5 स्टेजेस होती हैं, याद रखिएगा। एक फील्ड ATM ट्रांजैक्शन से संबंधित सवाल पूछा जाता है। फील्ड ATM ट्रांजैक्शंस, बैंक्स मैंडेटेड टू रिजॉल्व कस्टमर कंप्लेंट्स बाय रिक्रिएटिंग द कस्टमर्स अकाउंट विद इन अ मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी डेज। भाई आप कोई कस्टमर गया, ATM से ट्रांजैक्शन किए, मान लीजिए
ट्रांजेक्शन फेल हो गया बट अमाउंट डेबिट हो गया, तो उस केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्या टाइम दिया गया है? तो भाई टाइम दिया गया है T+5 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लेंट, फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लेंट। याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में, रिपीटेड क्वेश्चन। 27वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। इन्वेस्टमेंट से संबंधित जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो कौन से? जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न के बारे में सोचेंगे, रिस्क के बारे में सोचेंगे, सेफ्टी और लिक्विडिटी भी। तो देखिए, रिटर्न, रिस्क, सेफ्टी एंड लिक्विडिटी, रिटर्न, रिस्क, सेफ्टी एंड लिक्विडिटी, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब कुछ बातें खास, MIS से एक बेसिक क्वेश्चन बन जाता है जो रिपीट होता रहता है हर बार। ठीक है, हर बार रिपीट होता रहता है। डाइवर्जन ऑफ फंड, कल भी पढ़ा चुके हैं, डाइवर्जन ऑफ फंड या सिफोनिंग से क्वेश्चन बन जाएगा। मार्जिन आपको बता दिया गया है, मार्जिन से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेक्शंस पूछे जा सकते हैं आपसे। इनकम टैक्स एक्ट 1961 से जुड़े हुए। ठीक है, सेक्शंस पूछे जा सकते हैं। RBIOS 2021 क्वेश्चन बना देगा। BCSBI CEPD क्वेश्चन बना सकता है। IDRBT एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। ठीक है, कमीशंस, इंपॉर्टेंट कमीशन से क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में। ठीक, कमीशंस, इंपॉर्टेंट कमीशन से क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। अगली बात, कमीशन से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। नेशनलाइजेशन, एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, नेशनलाइजेशन, बैंकों का नेशनलाइजेशन कब हुआ, इससे संबंधित क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ठीक है, पक्का। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही बेसिक हैं और रिपीट होना तय है। तो मेरी आप सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, आप इन सभी सवालों को जरूर पढ़ लीजिए और इनको बिल्कुल भी मिस ना करिए। अब बात करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए JIB महापैक, हमारे जितने भी बहुत सारे बैंकर जो JIB महापैक के साथ जुड़े, उन्हें इसके फीचर्स पता हैं। आपको जितने भी बैचेस हम लॉन्च करते हैं सबका एक्सेस मिल जाता है। 3 वैलिडिटीज में उपलब्ध है। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपके लिए 2799 का है और 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 3999 एंड 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 5999 का है। आपको 15+ बैचेस का एक्सेस मिलता है, DPPs मिलते हैं, क्विज मिलती हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, सब चीजें मिल जाती हैं। कैप्सूल कोर्स, बहुत ही तूफानी कोर्स लॉन्च किया था हमने। इसके अंतर्गत हमने आपके लिए MCQ सीरीज लॉन्च की थी। बहुत ही फायदा मिलेगा, लोगों को मिला है, इस बैच का लोगों को फायदा मिला है, मात्र 999 में उपलब्ध है। हम बात करते हैं JIB क्रैश कोर्स की, जहां पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल पोर्शन हमने कवर किए मात्र 999 में। ये बहुत ही अफोर्डेबल कोर्सेज थे। इसके अलावा हम फाउंडेशन बैच की बात करें, MCQ बैच की बात करें, 1999 में उपलब्ध है। और फाउंडेशन बैच की बात करें तो वो एकदम बेसिक से सारे पॉइंट्स को कवर किया गया था। फाउंडेशन प्लस MCQ बैच 1999। फाउंडेशन बैच भी सेम कॉस्ट में उपलब्ध है, बेसिक कॉन्सेप्ट कवर किए जाते हैं यहाँ पर। अगर आपने महापैक ले लिया तो फिर आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। इंडिविजुअल बैचेस 799 में उपलब्ध है आपके लिए यहाँ पर। ये बुक्स बहुत ही इफेक्टिव है। जैब बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स 1224 में उपलब्ध है। आप इसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं। और ये दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, आप इस टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए। और साथियों, jab_cap by भास्कर सर, आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप रेज करिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा। एक और खास बात,
एक बार मैं सेशन के बारे में सारी जानकारी फिर से दे दूं स्टार्टिंग से। साथियों ये देखिए, कल आपके लिए रात को 8 बजे हम ला रहे हैं मॉड्यूल ए पर डिटेल डिस्कशन। एमसीक्यू सीरीज पूरा रहेगा, एमसीक्यू रहेगा, न्यूमेरिकल्स रहेंगे, सब कंप्लीट पूरी जानकारी दे दी जाएगी। आप मॉड्यूल ए खत्म कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। फिर 14 को मॉड्यूल बी, 15 को मॉड्यूल सी, 16 को मॉड्यूल डी, ठीक है साथियों। तो इस तरह से आज के सेशन को मैं यहां पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद। सेशन को लाइक करिएगा, पूरी उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा आपको। ये सेशन रिपीटेड क्वेश्चन से संबंधित था, जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। और इसको पढ़ने पर आप मान के चलिए 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तो आपके क्लियर है, पक्का है। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करें साथियों। धन्यवाद। सेशन को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, और कल रात को 8 बजे मॉड्यूल ए के डिस्कशन में जरूर जुड़िएगा। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट।